हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट फ्लो पर। 14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हेलियोस फ्लाइट साइप्रस के लारनाका से चेक गणराज्य के प्राग जाने के लिए तैयार थी। बीच में ग्रीस के एथेंस में उसका स्टॉप ओवर था। सुबह के करीब 9 बजे इस फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय फ्लाइट में 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस फ्लाइट को 58 वर्षीय जर्मन पायलट हैंस जर्गन मेर्टेन उड़ा रहे थे। उन्हें कुल 16,900 उड़ान के घंटों का एक्सपीरियंस था। उनके साथ को पायलट पैम्पोस चार्लाबोस थे, जो कि 51 वर्षीय थे और उन्हें 7,549 उड़ान के घंटों का एक्सपीरियंस था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास प्रोडोमो कमान संभाल रहे थे। जब हेलियोस फ्लाइट ने उड़ान भरी तो उड़ान भरने के 12 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस ऊंचाई पर पहुंचने के तुरंत बाद अचानक से फ्लाइट में एक अलार्म बजने लगा। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग का अलार्म था, जिसे देखने के बाद पायलट और को पायलट दोनों हैरान हो गए। वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और वो उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर अलार्म के इस तरह बजने का कारण दोनों पायलट को ही समझ में नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। पायलट जब एटीसी को ये सब बता रहे थे तभी प्लेन में मौजूद कॉकपिट पैनल के कई सारे अलार्म बजने लगे और इन अलार्म की आवाज से पायलट की आवाज एटीएस तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी और उसके साथ ही प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजना शुरू हो गया, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम ओवरहीट हो चुके थे। दोनों पायलट्स की दिक्कतें अब बढ़ने लगी थीं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्लेन में ये सब क्या हो रहा है। जब प्लेन में बैठे लोगों को ये सब पता चला तो प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर्स लगातार सारे पैसेंजर्स को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी ही देर में पैसेंजर्स को सांस लेने में काफी दिक्कत आने लगी। तभी ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गए। इस समय प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी से अपना संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एटीसी तक पायलट की आवाज नहीं पहुंच पा रही थी और बाद में एटीसी से उनका कनेक्शन पूरी तरह टूट गया। जिसके बाद एटीसी ने भी उनसे संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। प्लेन लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट को 1 घंटा 45 मिनट लगता है, यानी 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर था। इस बीच एटीसी की टीम रेडियो कंट्रोल से पायलट से संपर्क की कोशिश करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो चुके थे, लेकिन अभी तक प्लेन लैंड नहीं किया था। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस अधिकारियों ने अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट ने हीलियोस फ्लाइट को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट इस विमान के काफी करीब आ गया था, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। उन्होंने देखा कि प्लेन में को पायलट की सीट पर कोई नहीं बैठा है, वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर बेसुध हालत में पड़ा है। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया वहां प्लेन के अंदर के हालात का जायजा लेने के लिए, लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात यह थी कि किसी भी पैसेंजर ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिला। तभी लगभग 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स कैबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है और फिर वही शख्स पायलट की सीट पर बैठा दिखाई दिया। इस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट ने इशारा करके जानने की कोशिश की कि अंदर क्या चल रहा है और वो शख्स भी फाइटर जेट के पायलट को कुछ बताना चाह रहा था। तभी प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और फिर प्लेन साइड में झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा वो शख्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो नाकाम रहा और फिर 12:04 पर प्लेन एथेंस से 40 किलोमीटर दूर ग्रामेटिका की पहाड़ियों के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। फाइटर जेट के पायलट ये सब देखकर सदमे में आ गए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ये फ्लाइट क्रैश हुई थी। ग्रीस में इस फ्लाइट क्रैश होने की खबर आग की तरह फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोगों के शव को ढूंढकर बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन जब हादसे में मृत मिले कुछ लोगों का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि प्लेन में मौजूद पायलट समेत लगभग सभी लोग पहले ही मर चुके थे। अब सवाल ये था कि जब दोनों पायलट 2 घंटे पहले ही मर चुके थे तो प्लेन का कंट्रोल किसके पास था। दरअसल जांच में पता चला कि पायलट्स की मौत के बाद प्लेन को फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोमोडो संभाल रहे थे। एंड्रियास के पास यूके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सकें। लेकिन उसके बावजूद इस प्लेन को वो घनी आबादी से दूर ले जाने में कामयाब रहे। जब इस घटना की जांच शुरू हुई तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी। ये बटन प्लेन के प्रेशर को सेट करने का था। दरअसल प्रेशराइज्ड बटन एक पूरे जहाज में हवा का प्रेशर कंट्रोल करता है। इसी से बाहर के इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भेजने का काम करते हैं, ताकि प्लेन के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है, कभी इसे मैनुअल भी किया जाता है, लेकिन मैनुअल के समय पायलट और को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। जब जांच आगे बढ़ी तो हादसे का मुख्य कारण भी पता चला।
दरअसल जब ये प्लेन अपने रूटीन सर्विस के लिए गया हुआ था तो वहां सर्विस करने वालों ने इसके प्रेशराइज बटन को मैनुअल मोड पर डाल दिया था और प्लेन उड़ाने के समय दोनों पायलट्स का इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि बटन ऑटोमेटिक मोड पर नहीं बल्कि मैनुअल मोड पर है, जिसके कारण प्लेन में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी, जिसकी वजह से प्लेन में बैठे लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट भी बेहोश हो गए और लोगों ने दम तोड़ दिया। बाद में ग्रीस के अधिकारियों ने घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि घटना के लिए सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, वो था प्लेन का प्रेशराइज बटन। अगर वो ऑटो मोड पर रहता तो शायद ये दुर्घटना ना होती। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।